नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और यूएस ईरान की जंग का असर खाने पीने की चीजों पर दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल का भाव करीब 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं कल की गिरावट के बाद सोने चांदी कीमतों में आज रिकवरी है। क्या है कारण, कैसा है बाजार, कहां तक जा सकते हैं भाव, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, साथ ही आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे एसेट शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पाम ऑयल की खबर के साथ करेंगे। और हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला ही है। करीब 6 महीने की ऊंचाई पर प्राइसेस जाते हुए दिखाई दिए हैं। मलेशिया में हमने प्राइसेस देखा है 4500 रिंगिट के पार निकलते हुए दिखाई दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि डिमांड कैसी है, प्राइसेस और कितना ऊपर जा सकते हैं। डीएस्केलेशन के साइन मिले तो हैं वेस्ट एशिया में चल रही वॉर के, लेकिन कितना फायदा पहुंचेगा, भाव कहां स्टेबल होंगे, इस पर हर पर्सपेक्टिव से राय लेने की कोशिश करते हैं। तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी हम चर्चा कर रहे थे, सप्लाईज इम्पैक्ट हुई हैं जिसके कारण हमें प्राइसेस सर्ज हुए हैं। इंडियन मार्केट्स में भी हमने जो ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली सोया, सनफ्लावर या फिर पाम, यहाँ पर इम्पैक्ट देखा है। यही वजह है क्या प्राइसेस के सर्ज होने की, और भी फैक्टर्स हैं? कैसे देखते हैं आप इन भाव के मूवमेंट को? देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो है फ्रेट मार्केट बिल्कुल एक तरफा तेज हो गया। जहां अब अर्जेंटीना वगैरह से हिंदुस्तान में जहाज आते थे $60-65 में, अब वो हो गया $130-35 का पर टन। तो वो सारी चीजें फ्रेट मार्केट जो है वो सीएनएफ इंडिया की जो वैल्यूज है उसमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अच्छा, करेंसी भी हिंदुस्तान की जो कमजोर हो गई है उसने भी आग में घी का काम किया है। तो ऑल दीज थिंग्स, और फिर क्रूड इज गोइंग नोवेयर, तो ये सारी चीजें मिला के तेजी आना तो लाजमी था। और मैं समझता हूँ जो सोयाबीन की जो रेडी पोजीशन है और जो सप्लाई थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एकदम से जब फ्रेट मार्केट इतना बढ़ा तो लोगों ने सोचा कि शायद हो सकता है अगले हफ्ते या अगले 15 दिन बाद फ्रेट कम होगा, तो उससे सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हिंदुस्तान में। तो रेडी गुड्स की जो है ना वो डिमांड बहुत तेज हो गई। तो जो अल्टीमेटली रेडी गुड्स कहाँ से मिल सकते हैं, वो केवल पाम ही मिल सकता है, क्योंकि पास का है, वो एरिया अभी डिस्टर्ब भी नहीं है। तो इसलिए पाम में भी तेजी आना लाजमी थी। और अब चूंकि भाव मतलब क्रूड का भाव इतना ऊंचा हो चुका है तो बायोडीजल में भी अब पैरिटी आ गई है। तो उसकी तरफ भी मैं समझता हूँ इंडोनेशियन गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा सीरियसली वो देख रही है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिला के तेजी आई है। बट एक ही बढ़िया फैक्टर रहा है इन सब में कि हिंदुस्तान की जो मस्टर्ड की क्रॉप है वो बहुत बढ़िया रही है। और अगर मस्टर्ड की क्रॉप खराब होती तो मैं नहीं समझता कि इस समय जो बाजार है इससे कहीं ज्यादा तेज हो जाते बाजार। बिल्कुल, इनफैक्ट सिमिलर बात हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि मस्टर्ड की प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो लोगों के पास महंगे इंपोर्टेड तेल के बजाय घरेलू मस्टर्ड ऑयल का ऑप्शन है, जो कि शायद प्राइसेस को उतना ना बढ़ने दे, अगर हम ऑल्टरनेट ऑयल्स की बात करें। अच्छा, अगर हम ऑयल इंपोर्ट्स के ट्रेंड्स ही देखें, हालांकि फ्रेट रेट जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट डबल ही हुई है कॉस्ट, ऊपर करेंसी की मार तो अलग पड़ी ही है। अगर इंपोर्ट के ट्रेंड हम मार्च के देखें तो वो किस तरीके के रहे हैं? क्या फ्रेट रेट बढ़ने से कुछ इंपोर्ट में कमी हुई है, या फिर कंसीडरिंग सिचुएशन फर्दर एस्केलेट होगी तो तेल की कमी होगी, इस चक्कर में ज्यादा इंपोर्ट हुआ है? किस तरीके के आंकड़े फिलहाल दिखाई दिए हैं? भी ज्यादा तो नहीं इंपोर्ट हुआ है। मार्च में जो रफ फिगर्स हमारे पास आज की तारीख में हैं, पाम ऑयल आया है रफली अबाउट 8 लाख टन, और सोयाबीन आया है करीबन 3 लाख टन, और 2 लाख टन के आसपास सनफ्लावर आया है। सबसे ज्यादा जो तेजी आई है वो सोया में आई है, क्योंकि सोया के वहां से जो यहाँ के भाड़े थे वो बिल्कुल अनाप शनाप हो गए, तो फ्रेट मार्केट जिसको कहते हैं, तो उसने सब भयंकर ये तेजी लाया है। मैं समझता हूँ जो इंपोर्ट है 13 लाख टन इस पीरियड में जस्ट अबाउट ओके है। और ये जो थोड़ा बहुत भी रिप्लेनिश हो रहा है अपने मस्टर्ड से, मस्टर्ड की क्रशिंग जो है ना वो बढ़ तो गई है, बट इसका रियल इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा अप्रैल मंथ में। और अप्रैल मंथ में मैं समझता हूँ थोड़ा हिंदुस्तान में अराइवल्स भी थोड़ा बेटर होना चाहिए। तो हो सकता है कि बाजार इस लेवल से ऊपर भागने में थोड़ा मुश्किल हो। पर एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ
कि जो पहले 120 रुपए और 130 रुपए का लेवल हो गया था सब तेलों का, प्रैक्टिकली अब मान के चलना चाहिए कि वो हो गया 150 रुपए के आसपास फॉर सोया, पाम एंड और सनफ्लावर तो 170-75 का लेवल, और ग्राउंडनट भी 170-75 का लेवल, मस्टर्ड जरूर वही 150 रुपए के लेवल पे हो गए। तो ओवरऑल बाजार अगर दबेंगे भी तो ज्यादा दबने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे ही सेटल होंगे, क्योंकि क्रूड अगर मान लीजिए घटता भी है तो भी क्रूड का भी लेवल मैं समझता हूँ $80-85 से कम का बाजार नहीं जाएगा। ओवरऑल अब थोड़ा मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा बाजार टाइट रह सकता है और एलिवेटेड रह सकता है। अच्छा अतुल जी, फिर एक चीज बताइए, हालांकि आपने भाव को लेकर एक आइडिया जरूर दिया, लेकिन अगर हम दो फैक्टर्स को ध्यान में रखें, एक तो मस्टर्ड की प्रोडक्शन, दूसरी तरफ जो वॉर के डीएस्केलेशन के साइंस दिख रहे हैं, हमने उसका असर कच्चे तेल पे भी आते हुए देखा है। हालांकि कंक्लूजन पे पहुंचना हर किसी के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि कल आपने भी सुना होगा ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आए, ईरान की तरफ से दूसरे स्टेटमेंट आए, उसी तरीके से मार्केट ऊपर नीचे के गोते खाते हुए हमने देखे, फिर चाहे वो एनर्जी मार्केट हो या कमोडिटीज ही क्यों ना हो। बट अगर डीएस्केलेशन होता है, कच्चा तेल थोड़ा नरम होता है, मस्टर्ड की जिस तरह की प्रोडक्शन है, मान के चले कि इन स्तरों से बहुत ज्यादा प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, और अगर सब कुछ सॉर्ट हो जाता है तो क्या प्राइसेस में हम ड्रॉप भी एक्सपेक्ट करें या फिर नहीं? अभी मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा ड्रॉप एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अगर डीएस्केलेशन भी हो जाता है ना तो वहां इतना सारा डैमेजेस हुए हैं कि इन सब सप्लाई चेन को नॉर्मलाइज होने में काफी वक्त लग जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि बाजार कुछ ज्यादा दबेगा, पर ये जरूर है कि मस्टर्ड जो है बाजारों को रनअवे तेजी को रोक सकता है अप्रैल मई मंथ में, क्योंकि ये पीक प्रोडक्शन मंथ होंगे। और मस्टर्ड का इस साल मैं समझता हूँ कोई ताजुब नहीं होगा कि अपना 120 लाख टन की क्रॉप हो जाए, जिसका कि एस्टिमेशन दिख रहा है। तो ओवरऑल लेवल तो ऊपर रहेगा, लेवल नीचे वाला लेवल तो अब हिस्ट्री हो गया। एग्जैक्टली अच्छा मनोज जी, आपने सुना अतुल जी को भी, इस इंडस्ट्री को, हालात को, इकोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और अतुल जी को सुनने के बाद आपका व्यू क्या है एडिबल ऑयल पैक पर, प्राइसेस पर, आपकी सोच क्या कहती है? दीपाली जी, बिल्कुल अतुल जी से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो सप्लाई के कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे डी एस्केलेशन होता भी है तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो रिज्यूम होने में थोड़ा समय लगेगा, और जो जिस तरह के डैमेजेस यहाँ पे वॉर के चलते हुए हैं तो वो सारी चीजें ईज ऑफ होने में हमारा मानना है कि कई जो है महीनों का समय लग सकता है। तो यहाँ पे खाने के तेलों में यहाँ पे जो बढ़त है वो जारी रह सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वहाँ पे हमारे चाहे फ्रेट हो, इंश्योरेंस हो, उनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि रुपी में एक बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो इम्पोर्ट यहाँ पे महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में जब तक यहाँ पे कंप्लीट डी एस्केलेशन नहीं होता है और सप्लाई साइड रिज्यूम नहीं होती है, तब तक जो कीमतें हैं वो एलिवेटेड लेवल पर बनी रह सकती हैं। चलिए अतुल जी, शुक्रिया आपका, आए आप शो में और इस पूरी खबर को समझाया कि एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, उस पर भी आपने अपने व्यूज दिए, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सोने की खास तौर से, और चांदी पर भी लेंगे रहे। आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आनंद जी, मैं भाव पर राय लूं उससे पहले ये बताइए, पिछले 2-3 दिनों में फुटफॉल्स कैसी रही, क्या एक्शन देखने को मिला फिजिकल मार्केट में? प्राइसेस तो काफी नीचे आए थे, कल एक समय में 1.30 तक के लेवल्स भी हमने सोने में देखे थे, आज वापस भले ही बढ़ गया हो, बट किस तरीके के फुटफॉल्स, किस तरीके के फिजिकल मार्केट में ट्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किए? नमस्कार दीपाली जी। तो पिछले 4-5 दिन से इनफैक्ट जब से ये गोल्ड गिरना चालू हुआ वॉर होने के बाद, तो नंबर ऑफ फुटफॉल्स में हमने करीब 25 से 30% की तेजी देखी, क्योंकि गोल्ड जो लगातार 1,60,000 के आसपास चल रहा था और काफी लोग जो ज्वेलरी लेना चाह रहे थे, आगे ब्राइडल सीजन पूरा आगे अहेड है, अप्रैल का महीना, मई का महीना, तो नंबर ऑफ फुटफॉल्स अक्रॉस ऑल आवर स्टोर्स, हमने अपने सभी मल्टी सिटी स्टोर्स में फुटफॉल्स करीब 30% से 35% से ऊपर जाते हुए देखे। लोगों के दिमाग में ये भी था कि शायद गोल्ड और नहीं घट जाए, लेकिन कल एक जो ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया कि वॉर के एक पॉज होने से ही जब गोल्ड वापस बढ़ने लगा, तो लोगों की समझ में ये आ रहा है कि भी गोल्ड का लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है वो बढ़ना ही बढ़ना है, ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो काफी रोबस्ट है।
एक चीज तो इनफैक्ट क्लियर लोगों को एक इंडिकेशन ये भी मिला होगा कि ये जो फॉल है गोल्ड में टेम्पररी फॉल है और वॉर के डिएस्केलेशन के साइन से एकदम से हमने देखा भी था कॉमेक्स पर 4100 से वापस 4400 प्लस सोना जाता हुआ दिखाई दिया था। अच्छा एक चीज और है, अब भाव को लेकर आपकी राय क्या है? कल जो हमने स्तर देखा, अगर ये डिएस्केलेशन होता है वॉर का, जो साइंस मिल रहे हैं, तो क्या वापस ये लेवल देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? और अगर तेज हुआ तो कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए बड़ा सिंपल लिंकेज है। अगर ये वॉर चलता है, डिएस्केलेशन नहीं होता है, तो जो ऑयल का जो प्रेशर है इन्फ्लेशन को स्टोक करेगा, जिससे सेंट्रल बैंक्स अपनी रेट नहीं गिरा पाएंगी और वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा बेयरिश है। लेकिन अगर डिएस्केलेशन के कोई भी साइंस आते हैं, ये वॉर रुकता है, जो कि काफी उम्मीद मेरे को लग रही है, तो गोल्ड वापस अपने बुलिश मोड में जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सेंट्रल बैंक्स की फंक्शनिंग में, लोगों की सोच में अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वॉर रुकता है तो गोल्ड वापस अपनी बुलिश रेंज पकड़ेगा। और अगर मैं इंडियन रुपीस टर्म्स में बात करता हूं, तो ये दिवाली में Q3 में मैं अगेन इसको 1,70,000 1,75,000 के प्राइस पर पहुंचता हुआ देख पा रहा हूं। और तीसरी चीज एक और जो काम कर रही है, इंडिया में गोल्ड को प्राइसेस को और बढ़ाएगी। हमारा जो डॉलर रुपी का एक्सचेंज वैल्यू है, वो लगातार रुपी हमारा कमजोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो वो भी प्राइसेस को और सपोर्ट कर रहा है। ओके अच्छा राकेश, आपकी राय क्या है सोने के भाव को लेकर? पहले तो नमस्ते दीपाली मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड में लास्ट टाइम भी जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि गोल्ड वीक ही लग रहा है और $4,650 तोड़ने के बाद में 4,400 लेवल का टारगेट दिया था जो अचीव हो चुका है। अब प्राइस 4,400 जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन चुका है। सो एट प्रेजेंट हम सेल में ही जाएंगे। यहाँ से भी वीक ही लग रहा है। 4,450 एंड 4,500 का लेवल आता है तो सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस 4,550 का और टारगेट नीचे में 4,250 और $4,000 लग रहा है। और इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं बात करूं तो करंट लेवल पे भी 1,39,500 और 1,40,200 लेवल पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,41,200 का है और टारगेट नीचे में 1,33,000 और 1,30,000 के देखने में आ रहा है। बट ये जो फॉल है ये शॉर्ट टर्म फॉल है, अभी भी स्काई इज द लिमिट है। स्टिल बुल ट्रेंड ओवर नहीं हुआ है, तो एक बार $4,000 तक फिर से नीचे में दिखाई दे सकता है। ओके तो ये बात हुई सोने की, लेकिन बाकी कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजीज। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आनंद जी शुक्रिया आपका आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। मनोज कुमार जैन और राकेश हमारे साथ बने रहेंगे। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ मनोज कुमार जैन है, राकेश खन्ना है। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। मनोज जी बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे हमारा मानना है कि बुलियन में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। सिल्वर में एक शॉर्ट कवरिंग कल के सत्र में भी देखने को मिली थी और आज यहाँ थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो शाम के सत्र में सिल्वर मिनी का अगर अप्रैल वायदा यहाँ पे थोड़ा टिक मिलता है 2,25,000 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 2,22,000 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 2,31,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम कच्चे तेल में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं और निचले स्तरों से बार बार कीमतों में अच्छी रिकवरी बनती हुई दिख रही है। शाम के सत्र में WTI अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार फिर 8,350 के स्तर के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 8,140 का रहेगा, तो टारगेट वहां पे 8,650 तक के रखे जा सकते। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज राकेश क्या रहेंगी? मैं गोल्ड सेल में जाऊंगा करंट प्राइस से भी। 1,39,700 चल रहे हैं, यहाँ से भी सेल करूंगा और ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1,41,200 और जो लो मार्केट ने सपोर्ट लिए थे जहाँ से पुल बैक आया 1,33,000 का और 1,30,000 का फिर से टारगेट देखूंगा। सिल्वर में भी मैं 2,30,000 2,35,000 पे सेल पे जाऊंगा और ऊपर में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2,38,000 तक होगा और नीचे में 2,18,000 और 2 लाख का टारगेट मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में। तो सेल ऑन राइज है, ये पुल बैक है, मार्केट ओवरऑल बेरिश ही लग रहा है अभी। ओके तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सोने चांदी कच्चे तेल की हमने बात की। अच्छा मनोज जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है, क्या व्यू है यहाँ से? हमने यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग देखी है, आज थोड़ा संभलते हुए दिखाई दिए कुछ सेलेक्ट, बट सेंटिमेंट्स तो अभी भी हल्के ही हैं। क्या व्यू ओवरऑल बेस मेटल्स पर?
बेस मेटल्स में सेंटीमेंट कमजोरी देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह के जो हालात है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे जो डिमांड है उसके ऊपर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कॉपर की कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो कॉपर का मार्च वायदा अगर यहाँ शाम के सत्र में 1130 तक आता है तो वहां बिकवाली करने की सलाह रहेगी 1144 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 1104 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, बेस मेटल से आप कुछ पिक करेंगे क्या राकेश? यस मैडम, मैं भी कॉपर की तरफ ही जाऊंगा। कॉपर में जैसे सर ने मेंशन किया, ऊपर में 1134 एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 20 डे मूविंग एवरेज के नजदीक ही है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो 1100 और नीचे में 1080 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करेगा तो जो प्रीवियस वीक में 1050 का लो बना है वो भी टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ से वो 1134 निकलता है तो ऊपर में फिर सेल ऑन राइज जा सकते हैं 1160 और 1180 जो कि सपोर्ट था प्रीवियस, जहां से सेलिंग चालू हुई है वो रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे में फिर से 1100 का टारगेट देख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश लग रहा है इसमें। ओके, मनोज जी, अच्छा स्पाइसेस में स्पेशली टर्मरिक और जीरा, यहाँ आपका व्यू क्या होगा? टर्मरिक पर मोमेंटम कमजोर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है और ऊपरी लेवल से बार बार यहाँ पे सेलिंग जो है टर्मरिक में देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 15,150 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, यहाँ सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। अगर कीमतें वापिस से 14,600 14,700 आती है तो वहां पे बिकवाली करके चले 15,150 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि नीचे में 13,650 तक के स्तर टर्मरिक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता है। जीरा में यहाँ पे एक दायरे का कारोबार है और हम देख रहे हैं निचले स्तरों से जीरा बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 21,500 एक मजबूत सपोर्ट जोन है जीरा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर वहां कीमतें आती है तो बाय करने की सलाह रहेगी 21,100 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 22,200 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए स्पाइसेस पर और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समय दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताई। शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया मनोज जी और राकेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर ट्रेडिंग व्यू देने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।